Hello guys, today I am going to present the chapter number 2, that is demand, from your class 12 syllabus. Just listen the topics properly and go through the notes which I have provided in your class in your WhatsApp group. So first of all, starting the chapter, I am going to discuss about demand. So I am now, the question is, what is demand? The demand is an affective desire. The demand is an affective desire for any particular commodities which I have required or we have required. तो जैसा कि मैंने बता दिया कि डिमांड क्या है, डिमांड में सबसे पहला चीज़ जो आता है डेफिनेशंस में वो है अफेक्टिव डिज़ायर का होना। डिज़ायर माने किसी चीज़ के प्रति हमारी चाहत का होना, उसे पाने की चाह होना, उसकी ज़रूरतों का होना। तो जब ज़रूरतें और चाहतें दोनों डिफरेंस हैं। ज़रूरत तभी अराइज होती है जब हमारे अंदर उस चीज़ के प्रति हमें कोई चाहत हो। हमारी चाहतों से ही हमारी ज़रूरत का उत्पत्ति होता है। इसलिए डिमांड के होने से पहले किसी भी चीज़ के लिए चाहत का होना ज़रूरी है। तो अफेक्टिव डिज़ायर, जब अफेक्टिव डिज़ायर हो तो हम उसे डिमांड कह सकते हैं। और ये किन किन कंडीशंस में ये अफेक्टिव डिज़ायर डिमांड में चेंज हो जाते हैं, ये किन किन कंडीशंस में ये अफेक्टिव डिज़ायर डिमांड में चेंज हो जाते हैं, ऐसे मुख्य 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, एनीवन डिज़ायर टू परचेज, जब कोई भी किसी भी चीज़ को खरीदने की चाह रखता है, जब कोई भी किसी भी चीज़ को खरीदने की चाह रखे। दूसरी चीज़ कि जब उसमें उस चीज़ को खरीदने की कैपेसिटी हो, यानी परचेजिंग पावर, दैट इज़ हीज और हर इनकम, जब उसमें किसी भी चीज़ को खरीदने की कैपेसिटी हो उस चीज़ को, तो ही वो डिमांड में चेंज हो सकता है। डिज़ायर, अदरवाइज वो डिज़ायर ही रहेगा, सिर्फ डिमांड कभी नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट, व्हेन ही और सी इज़ विलिंगनेस टू परचेज, जब वो इच्छुक हो, जब वो इच्छा के साथ साथ तीव्र इच्छा का प्रदर्शन करे कि उसे खरीदना ही है, उसको ज़रूरत दिखाए कि he is much needed to purchase that particular commodity, then their willingness is convert their desires into demand. तो ये तो थे कि ये 3 अफेक्टिव डिज़ायर्स थे जो डिमांड में चेंज होते हैं इन कारणों से, ये कंडीशंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड को डिटरमाइन कैसे करते हैं। डिटरमाइन कहने का मतलब निर्धारित कैसे करते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कभी उनमें चेंजेस लाते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर्स है नीड ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी एक व्यक्ति के नीड से ही डिमांड क्रिएट होता है। अगर किसी व्यक्ति में उसकी ज़रूरतों, किसी भी वस्तु के प्रति उसमें ज़रूरत अगर आती है, उसे ज़रूरत फील होती है, तो ही सिर्फ वो डिमांड कहला सकता है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सेकेंड पॉइंट जो रिलेट करता है फर्स्ट पॉइंट को, वो है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या बताता है? कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये बताता है कि मनुष्य जब कोई भी इंसान जब कोई भी चीज़ों के लिए इच्छा जाहिर करता है, उनकी ज़रूरतों को बताता है, तो साथ ही साथ उसके साथ वो अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बताता है, यानी पसंदगी भी बताता है कि उन्हें किस चीज़, सपोज़ आज हमें भूख लगी हो, हमें खाना खाना है, तो हम किस तरीके का खाना खाना पसंद करेंगे, ये हमारी चॉइस होती है। तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमें कहीं घूमने जाना है, किन जगहों पे जाएंगे, कैसे जगह में जाएंगे, कैसे नेचर्स में जाएंगे, ये सारा चीज़ हमारी पसंद का होगा, तो ही वो डिमांड में चेंज हो सकता है। और ये सारी चीज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें चेंज करने पे मजबूर करते हैं। नंबर 3 वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का इनकम बताता है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है, और वो परचेजिंग पावर ही उसे उस डिमांड के लिए इन्फ्लुएंस्ड करती है। अगर हमारा परचेजिंग पावर बियॉन्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, तो हम उस चीज़ के लिए नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए सिर्फ डिज़ायर रहेगा, डिमांड कभी नहीं बनेगा। नंबर 4 पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
कभी कभी अभी परचेजिंग पावर का बात मैंने किया, तो परचेजिंग पावर से ही रिलेट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है। किसी भी किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारित किया जाता है, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद उन्हीं प्राइसों के आधार पे हमें अपना डिमांड को फुलफिल करने का मौका दिया जाता है। एज अ कंज्यूमर बिहेवियर के तहत हमें प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। प्राइस, जैसा कि हमने लॉ में भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 11 में, कि जिस तरीके से प्राइस बढ़ता है, जिस तरीके से किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, उसके डिमांड डिक्रीज होते जाते हैं, और प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर से प्राइस से रिलेटेड ही कि चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज भी, अगर रिलेटेड कमोडिटीज अब क्या होते हैं, उनसे मिलते जुलते कमोडिटीज जो एक दूसरे को रिलेट करते हों, एक दूसरे का जगह फुलफिल करते हो, ऐसे कमोडिटीज। तो ऐसे कमोडिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूट गुड्स और नंबर 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो दूसरे गुड्स को फुलफिल करता है। खुद के प्रेजेंस से किसी को फुलफिल करने वाले गुड्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि मिठाई के लिए चीनी, शक्कर, ये शक्कर के बिना मिठाई पूरा फीका है, वो मिठाई कहलाएगा ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए, मिठाई के लिए जितना शक्कर ज़रूरत है वो उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसका इफेक्ट, अगर शक्कर का कीमत बढ़ जाता है तो मिठाई का भी कीमत बढ़ेगा, शक्कर का अगर कीमत घट जाए तो मिठाई का कीमत भी घट जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी कि कोई किसी की जगह पे यूटिलाइज हो जाए। सपोज ए की जगह पे बी यूटिलाइज हो जाए, बी की जगह पे ए यूटिलाइज हो जाए। आज घर में चाय नहीं है, कॉफ़ी है, बट तो चाय वाले लोग भी कॉफ़ी पी सकते हैं। आज घर में कॉफ़ी नहीं है लेकिन चाय से काम चल सकता है। तो ये चाय या कॉफ़ी, ये अल्टरनेटिव्स हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री ठीक इसके उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे पेट्रोल एंड कार, मिठाई और चीनी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉफ़ी और चाय ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे का रिवर्स रिएक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर कीमत बढ़ जाता है तो मेन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर घट जाएगा तो मेन प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा। दोनों प्राइस और डिमांड दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 6 पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आज हम लोग 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लोग जगह जगह पे सारी चीज़ों को हम लोग टेक्नोलॉजिकल बना चुके हैं एडवर्टाइजमेंट के जोड़ पे। आज हम लोग जो कुछ भी यूटिलाइज करते हैं उनमें से 90% चीज़ें हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम तक पहुंची होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में मेन फोकस किया गया है कि जो चीज़ हम जितना ज़्यादा देखते हैं, जिन चीज़ों का हम डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से कर पाते हैं, उन चीज़ों का डिमांड ऑलवेज हाई होता है। सपोज अगर हमारे पड़ोसी के पास में अगर एक मोबाइल, अच्छा सेलफोन है, तो मैं भी इच्छा करता हूँ कि वैसा ही सेलफोन मेरे पास भी हो। उनके घर में एक अच्छा सा बाइक है तो मेरे पास भी वैसा ही बाइक हो। तो ये चीज़ें क्या है कि कुछ अट्रैक्ट करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। वो डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद ही उन चीज़ों का डिमांड राइज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, चेंज इन द क्लाइमेट एंड सीजन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बट सारे फील्ड्स में ये एक्टिव नहीं है। ये ओनली 2 फील्ड्स में एक्टिव हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए फुल्ली बेस्ड 85% बोल सकते हैं कि 85% बेस्ड ऑन सीजन और क्लाइमेट। ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स की अगर सीजन और क्लाइमेट हमारे लिए सही है, हमारे कंडीशनल हैं, हमारे लिए फेवरेबल्स हैं, तो उनका प्राइस कम रहेगा क्योंकि सप्लाई हाई होगा। अगर प्राइस बढ़ता है यानी अनकंडीशनल फेवरेबल और अनफेवरेबल क्लाइमेट अगर हमें देखने को मिलता है तो उसमें हमारा प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को सप्लाई कम रहता है। जिस तरीके से अभी जैसे अपने यहाँ लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, और इस लॉकडाउन के माहौल में ये एक अनकंडीशनल और बोल सकते हैं अनफेवरेबल क्लाइमेट या कंडीशंस हैं जो कि हमारे देश में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज सारे जो प्रोडक्ट्स का प्राइस ऑलमोस्ट हाई है, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरे जगह मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
जिसकी वजह से जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनका प्राइस हाई हो गया है और डिमांड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट अब आते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा एक फंडा है कि जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी यानी कि डिमांड, प्राइस और डिमांड दोनों इन्वर्सली रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं तो इसका सीधा सा स्टेटमेंट क्या आएगा कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी विल डिक्रीज देन इट्स डिमांड विल बी इंक्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है डिमांड कर्व के बारे में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखने के बाद उस एक्सप्लेनेशंस को पढ़िएगा, समझिएगा, समझने के बाद उसे मैच कीजिएगा अपने इस स्टेटमेंट से, जहाँ पे ये देखने को मिलेगा जिस डायग्राम में कि एक OY एक्सिस है और एक OX एक्सिस है। OX एक्सिस ऑलवेज रिलेट्स करता है या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बोल सकते हैं, क्वांटिटी को, और OY एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी को। जहाँ पे यूनिट्स बढ़ रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट रिएक्शन में डिमांड घट रहा है, या फिर प्राइस अगर घट रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है। ऑलवेज जब भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राइस जब भी बढ़ेगा तो जो डिमांड कर्व है वो एक्सिस के नज़दीक आएगा और वो ओरिजिन के नज़दीक आएगा, और जितना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा वो ओरिजिन से फार अवे जाएगा। तो ये तो था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में अब कुछ एजम्पशंस आते हैं। एजम्पशंस का मतलब ये होता है कि जहाँ किन किन जगहों पे ये डिमांड एप्लीकेबल है, किन किन जगहों पे ये डिमांड एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये मुख्यतः हम लोग देखेंगे अगर प्राइमरली अगर सेक्शन से देखा जाए तो ये 4 जगहों पे ही सिर्फ 4 ही कंडीशंस में सिर्फ ये एप्लीकेबल है। अगर इन 4 कंडीशंस को फुलफिलमेंट नहीं किया जाता है तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। वो 4 कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला कंडीशन कि नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज नहीं होता है तो ही सिर्फ डिमांड का लॉ एप्लीकेबल है। अगर प्राइस चेंज होता रहा तो उसका लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2, नो चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम अगर नहीं बढ़ता है, चेंजेस नहीं आता है तो, क्योंकि अगर चेंजेस आएगा इनकम के कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आने के साथ साथ उसका डिमांड भी चेंज हो जाता है। सपोज आज मैं 40 रुपीज़ पर केजी का चावल अपने घर में कंज्यूम करता हूँ, जब मेरा सैलरी 8000 अगर है तो, और अगर ये इंक्रीज़ होकर के 10 to 12,000 हो जाए तो मैं शायद 45 रुपीज़ पर केजी वाला चावल भी अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मेरा शायद डिमांड क्या हो जाएगा, 45 रुपीज़ पर केजी वाले चावल के लिए प्रेफर हो जाएगा, जो कि 40 रुपीज़ पर केजी चावल वाले का डिमांड घट जाएगा और उसका डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि रिलेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड वन, कि नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़े या ना बढ़े, डिमांड शुड बी चेंज। अगर डिमांड यहाँ पे चेंज हो जाएगा और उस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से प्राइस और क्वांटिटी को रिलेट करता है। नंबर 4, नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो कि मैंने ऊपर में सब्स्टिट्यूट गुड्स का जिक्र किया, वही यहाँ पे रिलेटेड गुड्स में भी प्राइस का कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शंस यानी लिमिटेशंस, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म, किन किन जगहों पे ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है और क्यों नहीं। तो वैसा कंडीशंस क्या है, तो उन कंडीशंस में पहला चीज़ आता है कि जहाँ पे टेस्ट, ऊपर का सारा चीज़ ही हम लोग जहाँ पे जो नो चेंजेस लगाए थे वो सारी चीज़ चेंज अगर होते हैं तो हो जाता है, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का चेंज होना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का चेंज हो जाना, इसके अलावा रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो जाना। और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्नॉब अपील। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और थोड़ा अलग है। स्नॉब अपील होता क्या है? स्नॉब अपील का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे अपना स्नॉब अपील में प्रेस्टिजियस गुड्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है जिन चीज़ों को हम
बहुत मतलब सोसाइटी में अपने प्रेस्टीज को दिखाने के लिए हम लोग परचेज करते हैं जिनका नीड नहीं होता है, बट फिर भी हम अपने प्रेस्टीज को, अपने रिचनेस को दिखाने के लिए ही सिर्फ हम सोसाइटी में उन चीज़ों को परचेज करते हैं, अपना नीड बनाते हैं, उनका डिमांड हाई करते हैं। तो इस तरह के कमोडिटीज़ का प्राइस जितना भी बढ़े, इनका डिमांड ऑलवेज हाई रहेगा। इनका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, डिमांड ऑलवेज हाई होगा। प्राइस के गिरने के साथ इनका डिमांड भी गिरेगा। जैसे कि गोल्ड, डायमंड, लग्जरियस कार्स, बंगलो, ये सारी चीज़ों का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। प्राइस चाहे जितना ही बढ़े, डिमांड ऑलवेज भी हाई। तो इसको हम लोग स्नॉब अपील कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का घटिया वस्तु, जिनका प्राइस के बढ़ने के साथ उनका डिमांड घट जाता है और प्राइस के घटने के साथ उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वो होते हैं घटिया वस्तु, यानी कि रोस्ट बोल सकते हैं कि रोस्ट गुड्स, जिनका यूटिलाइजेशन बहुत रेयर समय में या रेयर तरीके से किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है कि वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और उसका शेप ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। डिमांड कर्व विल बी ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम किसी भी ट्रेंड्स को, किसी भी चीज़ को, अगर हम कमोडिटी से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, उसमें जो प्राइस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को, उस ट्रेंड को हम लोग जब ग्राफिकली शो करते हैं, तो उस ग्राफिकली शो में, ग्राफिक्स में हम लोग एक ट्रेंड बनाते हैं, जिस ट्रेंड को हम लोग कर्व का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। अब ये डिमांड कर्व जो है, ये 2 बार चेंज हो सकता है, 2 तरीके से चेंज हो सकता है। वो 2 कंडीशंस क्या क्या चेंज हो सकते हैं? पहला नंबर 1, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा चेंज इन डिमांड। पहला बताया हमने कि चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा बताया चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड यानी जो पहले से जिस क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है उसमें कोई चेंजेस आ जाना। अदर्स फैक्टर्स जहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे रिमेन्स कांस्टेंट। अदर्स फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ आ गए? टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आ गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आ गया, ठीक है, और प्राइस था। ये 4 फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं। इसमें से सिर्फ प्राइस को छोड़ करके बाद बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया। बट चेंजेस किस में आया? प्राइस में। सिर्फ प्राइस में चेंजेस आने की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज आता है, डिमांड किया हुआ क्वांटिटी में अगर चेंजेस आता है, तो दैट विल बी द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड घट गया, प्राइस के घटने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया ऑफ द सेम प्रोडक्ट, इसमें कोई और अदर फैक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो हमारे लिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड ये कहलाता है जब प्राइस रिमेन सेम हो और अदर फैक्टर्स चेंज हो जाए। प्राइस सेम हो बट अदर फैक्टर्स चेंज हो जाए, और अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से उसका डिमांड चेंज हो जाए। सपोज टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, हमारी पसंद और रुचि हमारी बदल गई। हम अभी तक जो प्रोडक्ट खा रहे थे वो दूसरा प्रोडक्ट अब हम यूटिलाइज करने लगे। अभी तक हम जिन प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे थे उसके बजाय अब हम लोग दूसरा प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आए, यानी जो पहले कर रहे थे उसका डिमांड घट गया, जो अभी यूटिलाइज करना शुरू किए हैं उसका डिमांड हाई हो गया। तो यानी कि ये प्राइस में चेंजेस नहीं आया, बट हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से जो चेंजेस आया ये हमारे लिए चेंज इन डिमांड कहलाएगा। हमारे इनकम में भी अगर चेंज आ जाए तो सेम तरह का चेंजेस आएगा डिमांड में या फिर रिलेटेड गुड्स में अगर गुड्स का प्राइस अगर चेंज हो जाए तो भी इस तरह का चेंजेस आ सकता है। तो ये दोनों ही तरह के चेंजेस मैंने ग्राफिकली अपने नोट्स में दिखाए हैं, आप लोगों को नोट से देखना है, वहाँ से समझना है। अगर वहाँ से नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग मेरे को पर्सनली कमेंट करेंगे, मैं उसमें फिर नया एक एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो डिमांड से रिलेटेड इतना ही था। डिमांड में बस एक चीज़ और मैं बता दूँ कि डिमांड कर्व जो होता है, जब भी उसके जो साइड्स होते हैं वो 2 ही साइड्स वो एक्सपेंड कर सकता है, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। राइट अगर करता है, राइट करता है यानी कि फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स ऑलवेज डिमांड विल बी हाई। और अगर नियरेस्ट और क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन होता है यानी अपने लेफ्ट अगर जाता है तो वो हमेशा प्राइस विल बी राइज, डिमांड विल बी डिक्रीज। यानी कि कर्व जितना ओरिजिन के नज़दीक होगा समझ लेना पड़ेगा कि प्राइस हाई है, डिमांड कम है, और
और कर्व ओरिजिन से जितना दूर जाएगा, जितना अवे जाएगा, उतना समझ लेना होगा कि डिमांड हाई है उस प्रोडक्ट के लिए, प्राइस लो है। तो आप लोगों को बेसिक्स ये डिमांड का इतना ही था। डिमांड आप लोग इससे पहले क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, अगर नहीं